हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब। और बताइए आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में आप बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, क्योंकि अभी एचटेट का भी जो परीक्षा स्थगित हुई थी पहले, अब उसका भी पूरा शेड्यूल आ चुका है। वो एग्ज़ाम भी अब जुलाई में होने को है, तो प्लीज़ लगे रहिए और अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे से करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी में बुद्धि का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सिर्फ 2 या 3 क्लासेस बची हैं, जिसके बाद हम बुद्धि वाले टॉपिक को ख़त्म करके फिर हम व्यक्तित्व को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का जो आपका त्रिआयामी डायमेंशनल जो थ्योरी दी है, बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत दिया है गिलफर्ड ने, आज हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये दिया है आपके जेपी गिलफोर्ड ने। ये कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? ये रूस के रहने वाले थे और इन्होंने 1967 में अपनी इस थ्योरी को दिया है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे और 1967 में जेपी गिलफोर्ड और इनके जो इनके सहयोगी थे, इन सब ने मिलकर के इस थ्योरी को दिया। अब इसका जो नाम है 3 डायमेंशनल थ्योरी या बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। अब आप में से ज़्यादातर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले भी मैम ने द्विबुद्धि पढ़ाया है, 2 बुद्धि कारक, 3 बुद्धि कारक, त्रिबुद्धि कारक, त्रितंत्र बुद्धि कारक, अभी फिर से एक त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत आ गया। ये क्या है? ये सब वही है? नहीं, ये सब वो नहीं है। बुद्धि का आपका जो 2 तंत्र का और 3 तंत्र का 2 फैक्टर और 3 फैक्टर की जो थ्योरी दी थी, वो स्पेयरमैन ने दी थी। ये वाली बात आपको याद रखनी है। बुद्धि का ये 3 डायमेंशनल थ्योरी। एक चीज़ और, आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, आप उसका इंग्लिश नेम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नेम याद कर रहे हो तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। लेकिन हिंदी में पढ़ने पे क्या होता है, कई बार शब्दों को उनके पर्यायवाची बना के वो लोग दे देते हैं और हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो थ्योरी है, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इस जो थ्योरी को जाना जाएगा बच्चों, या कई बार एग्जाम में जो अलग नामों से पूछा जाएगा, वो है आपका संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत। ठीक है, दूसरा ये किस नाम से जाना जाएगा? बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाएगा। तीसरा बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाएगा, या फिर 3D थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कितने नेम हो गए इसके? संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ठीक है, बुद्धि का प्रतिरूप प्रतिमान मॉडल या 3D थ्योरी नाम हो गए। ठीक है, अब एक चीज़ और कि 1967 में इसे डिब्बे का, मैंने बताया है ना अभी, हाँ, इसे डिब्बे के आकार का मॉडल भी कहते हैं या बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो कोश कारक हैं, पहले की उनकी थ्योरी के, अभी क्या हुआ था कि पहले उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उसके बाद उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, 2-3 फैक्टर उन्होंने बढ़ाए थे, लेकिन पहले वाला भी पूछा जाता है। तो इसमें बुद्धि के 120 कोश कारक थे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, बेसिक सी बातें थी थ्योरी के बारे में कि किस नाम से जाना जाता है, किसने दिया, प्रोफाउंडर कौन है, कहाँ के रहने वाले थे, कौन से सन में दिया था। अब हम समझते हैं कि बुद्धि में ये 3 मॉडल का क्या रोल है। अब जैसे मानो ये है आपकी बुद्धि, ये बुद्धि है, बुद्धि का कॉन्सेप्ट। अब गिलफोर्ड कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि में ये 3D मॉडल के रूप में काम करती है, यानी कि अगर मेरे सामने कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के समाधान के लिए मैं इन 3 प्रकार से काम करूंगी। जैसे कि पहले मानो संक्रिया, ठीक है, संक्रिया जो मैंने यहाँ लिखा है। दूसरा है विषय वस्तु, और तीसरा है बच्चों उत्पाद। ये है 3। अब इनके इंग्लिश नेम क्या है एक बार देख लेंगे। ऑपरेशन, कंटेंट और उत्पाद, यानी कि आपका प्रोडक्ट। देखिए
अब आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को आप किस तरीके से देख रहे हैं या उस समस्या को आप अपनी बुद्धि से किस रूप में सुलझाने का काम करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारी ऑपरेशन के थ्रू आएंगी या संक्रिया में आएंगी। ठीक है, उस समस्या को सुलझाने के लिए आप किन किन कंटेंट का यूज़ कर रहे हो, आप कौन सी चीज़ों से उस समस्या को समझाने का प्रयास कर रहे हो, ये सारी बातें हमारी कंटेंट में आएंगी। और इन दोनों के जो प्रक्रम में यानी कि समस्या को सुलझाने के लिए जो हमने चीज़ें यूज़ करी उन सब का क्या असर हुआ कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, ये चीज़ हम उत्पाद या प्रोडक्ट में देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि यही जो मॉडल है मेरा, ये इन्होंने कहा कि एक डिब्बे के आकार का मॉडल है। इन्होंने कहा कि एक डिब्बे के आकार का मॉडल है। इस मॉडल में ये बता रहे हैं कि आपकी संक्रिया क्या नज़रिया है, आपका कंटेंट कैसा है और आपका प्रोडक्ट कैसा है। अब इन्होंने पहले गिलफर्ड ने संक्रिया में हमें 4 चीज़ें बताई थी, 4 चीज़ें बताई, लेकिन इन्होंने उसको फिर दोबारा से बदल करके इसमें 5 चीज़ें ऐड कर दी। तो हमें पहला वाला भी पता होना चाहिए कि संक्रिया के कितने टाइप हैं, संक्रिया में कौन कौन से चीज़ें आएंगी। तो पहले 4 थी और अभी 5 हैं। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिख दी। तो अभी है 5 आएंगे। कंटेंट में भी 5 प्रकार बताए हैं और प्रोडक्ट में इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अगर अब हम इन तीनों का कैलकुलेशन करते हैं तो 5 × 5 × 6 इजिकल टू बन गया आपका 5 5 = 25 और 6 दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 150 कारक। ठीक है, पहले 120 थे, उसके बाद चेंज किया 150 हुए, लेकिन आज जो है आपके वर्तमान में, अगर मैं ऐसे लिखूं, वर्तमान में अगर गिलफर्ड के थ्योरी में जो कारक पाए जाते हैं वो 180 कारक हैं। कारक मतलब आपके बच्चों फैक्टर। ठीक है, कारक यानी कि फैक्टर। अब आपको समझ में आया कि ये बुद्धि को डायमेंशनल रूप में कैसे देखते हैं, कैसे बताते हैं। अब हम इनके जो संक्रिया है, विषय वस्तु है, प्रोडक्ट है, इसमें इन्होंने किन किन चीज़ों को इकाइयों में इनको बांटा है, यूनिट्स में बांटा है, एक बार उनके नाम लिखेंगे सिस्टम से, क्योंकि वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमारी गलती करने का भी जो फैक्टर बनेगा वो ये चीज़ें याद ना होना ही बनेगा। तो चलिए एक बार उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो इन्होंने गिलफर्ड ने संक्रिया, प्रक्रिया, ऑपरेशंस, विषय वस्तु, कंटेंट, उत्पाद या परिणाम यानी कि आपका प्रोडक्ट, अब इसमें इन्होंने इतनी यूनिट्स को बांटा है। हम एक बार सिस्टमेटिक ढंग से इनको देखते हैं और आप अपने नोट्स में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पैटर्न बदल रहे हैं और हमें कोई भी लूज पॉइंट अपना नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा ऑपरेशन होगा यानी कि जब हम किसी समस्या को देख रहे हैं तो उसको किस तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए हम पहले गिलफर्ड ने बताया कि आप अपनी स्मृति धारण करेंगे, यानी कि मेमोरी को क्या करेंगे, आप रिटेंशन करेंगे। कॉग्निशन यानी कि संज्ञान में लेंगे समस्या को। अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है, यानी कि जब समस्याएं आपकी चारों दिशाओं में आप देखने का प्रयास करोगे तो ये है आपका अभिसारी चिंतन। लेकिन जब आप सिर्फ एक ही दिशा में अपनी समस्या को देख रहे हो तो ये आपका डाइवर्जेंट थ्योरी कहलाएगी। ठीक है, अपसारी हो गया। मूल्यांकन, आप उसको कैसे वैल्यूएशन करोगे समस्या को कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। और जो मैंने बताया कि गिलफर्ड ने अपनी थ्योरी में जो यूनिट्स को बढ़ाया था वो इन्होंने 6वां पॉइंट जो बढ़ाया इन्होंने वो स्मृति अभिलेख का बढ़ाया, यानी कि इन्होंने मेमोरी रिकॉर्डिंग वाले यूनिट्स को इन्होंने बढ़ाया। तो ये हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4
5 और 6। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिलफर्ड में आपका संक्रिया या प्रक्रिया कॉन्सेप्ट में कितनी यूनिट्स हैं, तो 6 यूनिट्स हैं। पहले कितनी यूनिट्स थी? 5 यूनिट थी। अब सेकंड पर आते हैं, विषय वस्तु, यानी कि हम समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कंटेंट क्या है। तो पहले गिलफर्ड ने जब अपनी थ्योरी में चेंज नहीं किया था, तो इन्होंने बताया कि समस्या को सॉल्व करने के लिए केवल हमें शेपली, सिंबॉलिक, सिमेंटिक या बिहेवियर, इन चीज़ों के द्वारा ही, या किसी चीज़ का क्या आकार है समस्या का, उसके लिए हम कौन कौन से सिंबल को यूज़ कर सकते हैं, वो क्या किसी से सुन के, बोल के ऐसे भी समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, या केवल अपने व्यवहार के द्वारा ही उस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो इन्होंने ये 4 चीज़ें बताई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। लेकिन जब इन्होंने 1977 में अपनी थ्योरी में कुछ चेंज किए, तो इन्होंने बताया कि ये जो शेप है, शेपली की जगह इन्होंने दृष्टि यानी कि विजुअल को ऐड किया। यानी कि अभी अगर आप देखो प्रेजेंट टाइम में, तो ये शेपली जो है यूनिट्स के अंतर्गत नहीं आएगा, यहाँ दृष्टि आएगा, विजुअल आएगा। और इन्होंने जो ये दूसरा शब्द जोड़ा, श्रवण, यानी कि ऑडिटरी। आप कई बार चीज़ों को या लोगों को सुनकर भी, कई बार बातों से प्रभावित होकर भी हम अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं। ठीक है, तो 6 इसमें हो गए और आपके 5 इसमें हो गए। ठीक है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसको इन्होंने क्या कर दिया, अभी ख़त्म कर दिया। प्रेजेंट में जो हमारी 3D मॉडल है, उसमें हम कंटेंट में शेप को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है उत्पाद या परिणाम। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जब मैं मेरी समस्या को समाधान कर रहा था, तो मेरे अंदर क्या चीज़ें महसूस हुई, मैंने क्या पाया कि मैं मेरी समस्या का समाधान कर पाया हूँ या नहीं। तो मैंने उन चीज़ों की पहले यूनिट्स को देखा, फिर मैंने वहाँ क्लास को देखा, रिलेशन को देखा, सिस्टम किस तरीके से, मैंने उनकी कौन सी पद्धति है समस्या को सॉल्व करने की, ये चीज़ें भी सामने निकल के आई। कई कई चीज़ों का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा, और मैंने मेरी उन बातों को सीख करके, रिकॉल कर करके, संज्ञान के द्वारा, ये जो मेरी मेमोरी रिटेंशन है, इसके द्वारा मैंने क्या किया, उनका इम्प्लीकेशंस भी किया। यानी कि उस दूसरे के सॉल्यूशन के तरीके को मैंने अगर मेरी समस्या के समाधान में रखा है, तो कई बार मैं उसमें क्या हुई हूँ, सफल हुई हूँ समस्या को समाधान करने में। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेशन है उसमें हमारे 6 हैं, हमारा जो कंटेंट है उसमें 5 हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है बच्चों, 6 है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका जो पहला सिद्धांत है, या जो इनकी पहली जो थ्योरी थी, उसमें इन्होंने बताए थे कितने बच्चों, 120 फैक्टर या कारक। ठीक है, जब इन्होंने अपनी थ्योरी को संशोधित किया, तो दूसरी बार जब इन्होंने संशोधित किया, तो इन्होंने अपनी थ्योरी के जो फैक्टर थे, इन्होंने बताए 150 फैक्टर या फिर कारक। अगर वर्तमान में हमसे सवाल पूछा जाएगा, तो वर्तमान में जो गिलफर्ड की थ्योरी के जो फैक्टर हैं, कोश कारक हैं, ये शब्द याद रखना है, कोश कारक। तो इस समय है बच्चों 180 फैक्टर, कारक या फिर कोश। मैं शब्द को बार बार बोल रही हूँ, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए ही चीज़ों को, सरल चीज़ों को हार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अभी जो गिलफर्ड की थ्योरी में जो हमारे फैक्टर हैं वो 180 हैं। जब पहला संशोधन किया उन्होंने, तो 150 फैक्टर हुए, और जो उनकी पहली थ्योरी थी, फर्स्ट टाइम जब उनकी थ्योरी पब्लिश हुई, तो उस समय पे उसमें 120 फैक्टर थे। ठीक है, तो ये था हमारा बुद्धि का 3 डायमेंशनल थ्योरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो गिलफर्ड ने दिया 1967 में दिया। 77 में इन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ वर्ड्स, यूनिट्स को ऐड किया, और इन्होंने बताया कि हमारी जो बुद्धि है वो 3
3 कारकों से चलती है, आपकी संक्रिया या प्रक्रिया के आधार पर, कंटेंट के आधार पर, या फिर आपके प्रोडक्ट के आधार पर, कि जब कोई बालक, कोई व्यक्ति, कोई टीचर, कोई छात्र या कोई भी मतलब समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी समस्या को से ग्रसित होता है या उसके सामने कोई समस्या आती है, तो किस प्रकार से अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने चिंतन का प्रयोग करता है और उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। तो इनकी जो थ्योरी है वो चाइल्ड साइकोलॉजी में एक अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए आज हमने इस टॉपिक को भी कवर किया। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।